नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, इससे पहले कि आज इस विषय जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त आवाज और सर्वाधिक उपयुक्त विश्लेषणकर्ता गौरव प्रधान जी का आप सभी से परिचय कराएं। चुनाव 2024 का बिल्कुल सामने खड़ा है और जिसको कहते हैं कि मैं एक बात अपने सामाजिक और राजनीतिक विमर्शों में कहता हूं नरेंद्र मोदी के राजनीतिक संदर्भ में कि नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के वो नेता हैं जो प्रचंड विरोध की सुनामी लहरों पर तैरते राजहंस हैं। यानी जितना ऊंचा नरेंद्र मोदी का विरोध, उतने ऊंचे नरेंद्र मोदी। आइए इससे पहले की बातचीत आगे बढ़ाएं, गौरव प्रधान जी का स्वागत कर लेते हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम। गौरव जी, मैंने जब कहा कि नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के वो अकेले राजनेता हैं इतिहास में कि वो विरोध की लहरों पर सबसे ऊपर तैरते जाते हैं, यानी विरोध का स्तर जितना ऊंचा बढ़ाइएगा, नरेंद्र मोदी का ग्राफ, कद, राजनीतिक हैसियत उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। आप सोचें कि 2007-8 में सोनिया गांधी ने सबसे पहले मौत का सौदागर कहा। 2014 में दर्शकों आप सबको याद होगा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग हो रही थी, वहां मणिशंकर अय्यर ने कहा चाय बेचने वाला। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पूरा चुनाव 2014 का चाय की प्याली पर लड़ लिया। हालांकि गौरव जी भी चाय की चर्चा के धनी हैं, आगे बातचीत निकल के आएगी। उसके बाद याद कीजिए 2019 में प्रियंका गांधी ने नीचतापूर्ण राजनीति की बात कही और हमें नीच तो मत कहिए, नरेंद्र मोदी ने आधे घंटे में पूरा खेल पलट दिया। और वही 2019 है जहां चौकीदार चोर था और उसके सामने पूरा देश में भी चौकीदार बन के खड़ा हो गया। एक बार फिर वही मौका था और वो काम इस बार कर दिया है लालू प्रसाद यादव ने। पटना की रैली में लालू प्रसाद यादव ने नीचता की हद कर दी। वो व्यक्ति जो चारा चोर है, जो सजा याफ्ता भारतीय संविधान और भारतीय कानून का सजा याफ्ता मुजरिम है, जो चुनाव नहीं लड़ सकता, इस काबिल नहीं है, उसने न सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में व्यक्तिगत अभद्र टिप्पणियां की, उनकी स्वर्गीय माता दी तक गए और परिवारवाद के खिलाफ लड़ते आए नरेंद्र मोदी के परिवार तक पहुंच गया। और आज जब हम आप बात कर रहे हैं, गौरव जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो पूरे भारत से आवाज आ रही है, मैं हूं नरेंद्र मोदी परिवार। गौरव जी, क्या हो जाता है विपक्ष को और विपक्ष कहां नहीं समझ पाता। इससे पहले कि नरेंद्र मोदी 4 साल काम करके 1 साल राजनीति करें, उनकी राजनीति का होमवर्क और उसका शीर्षक खुद विपक्ष तैयार करके दे दे रहा है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में यात्रा 2007 से लगातार चल रही है। ये क्या है? ये कौन सा स्तर है भारतीय राजनीति का, विपक्ष का खासतौर से? ये मैंने कई साल पहले एक बात बोली थी कि नरेंद्र मोदी उस चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं जिस चक्रव्यूह में आके सारी विपक्षी पार्टियों का अंत निश्चित है, और वही चक्रव्यूह की रचना है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, चाहे वो कांग्रेस हो या लालू हो या जितने भी हों, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, देखिए जब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और धैर्य नहीं रखता है तो वो किसी ना किसी रूप में बहक जाता है और मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, साइलेंस इज ऑलवेज गोल्डन। कुछ चीजों में चुप्पी रहना ज्यादा अच्छा होता है उसका रिएक्शन देते वक्त। लालू ने वही गलती करी क्योंकि परिवारवाद की पराकाष्ठा लालू ने तोड़ रखी है। वो उस मुकाम पे पहुंच गए परिवारवाद की, जहां दो निकम्मे औलादों को किसी ना किसी रूप में मुख्यमंत्री बना दो, मंत्री बना दो। हर बार यही होता है, आप कोई भी टर्म देख लीजिए, जब भी आते हैं तो लालू के बच्चे, लालू की पत्नी, लालू के लड़के, लालू की लड़कियां, लालू की बहुएं, इसके अलावा तो बाहर निकले नहीं। बिहार की राजनीति पूर्ण रूप से लालू परिवार की संपन्नता है। बिहार संपन्न नहीं हुआ, लेकिन लालू संपन्न हुआ। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधी में हो, चाहे वो लालू प्रसाद में हो, चाहे वो अखिलेश यादव में हो या उद्धव ठाकरे में हो, या आज के संदर्भ में अगर देखें स्टालिन परिवार का मतलब है डीएमके। तो अब तो डीएमके ये खुल के बोलने लगी है कि तमिलनाडु एक प्रदेश नहीं है, एक राष्ट्र है।
तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये लोग कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब देखिए, बहुत साल पहले की बात है, किसी ने मेरे को टिप्पणी करी थी, कोई बहुत वरिष्ठ व्यक्ति थे, उन्होंने टिप्पणी करी थी कि इस देश की राजनीति, डेवलपमेंट तो अपनी जगह सही है, लेकिन जात-विरात से ऊपर उठ के इस देश की राजनीति, चुनाव नहीं जीते जाते। डेवलपमेंट पे चुनाव नहीं जीते जाते। और मैंने तब भी बोला था कि आने वाले वक़्त में अगर आप डेवलपमेंट की बात करोगे, विपक्ष के थे, मैंने कहा अगर आप डेवलपमेंट की बात करोगे तो वोट जाएगा मोदी को, और अगर आप जात-विरात की बात करके चुनाव लड़ोगे तो भी वोट जाएगा मोदी मोदी को। क्योंकि पिछले 10 साल में मोदी जी ने कुछ इस तरह राजनीति की परिपाटी तैयार करी है कि आप मोदी जी के फेवर में बोलो तो भी वोट मोदी को जाएगा, और मोदी जी के अगेंस्ट में बोलो तो भी वोट उन्हीं को जाएगा। और ये कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो बहुत धैर्यवान हो, जो समय के हिसाब से चले। ये नहीं कि आज मुझे किसी ने बुरा कहा और मैंने उसको रिएक्ट कर दिया। राजनीति में रिएक्शन नहीं होती है। लालू ने जो करा वो रिएक्शन करा, क्योंकि मोदी जी के परिवारवाद के जो संसद में उन्होंने व्याख्यान दिया था, परिवारवाद की परिभाषा समझाई थी, उस परिभाषा से इतने हर्ट हुए थे लालू, क्योंकि सच्चाई बोल दी थी। तो वो मौका देख रहे थे कि कब मुँह खोलें और कब बोलें, और तालियों की गड़गड़ाहट में बहुत से लोगों का धैर्य टूट जाता है। तालियों की घड़घड़ाहट में मज़े से मज़ा हुआ राजनीतिक भी बहक जाता है। मोदी और लालू में यही फ़र्क है कि लालू बहक गए, मोदी जी बहकते नहीं हैं। तो बिल्कुल गौरव जी। अभी आने वाले वक़्त, अभी तो चुनाव शुरू हुए नहीं है, अभी तो डेट-वेट नहीं आई है, उसके बाद आप देखिएगा, अभी तो बड़े मज़े आने वाले हैं। मैं आप सबको वादा करता हूँ, ये फुल ब्लॉकबस्टर फ़िल्म होगी। बिल्कुल। और दर्शकों को तो याद ही होगा, जहाँ से नरेंद्र मोदी का एक 2014 में जो सूत्र वाक्य, उनका घोष वाक्य, जैसे युद्ध का घोष वाक्य होता है, वैसे ही 56 इंच की छाती। दर्शकों, अगर संदर्भ आपको याद दिलाऊं तो 2014 के लोकसभा चुनाव थे, और उस समय अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की एक रैली आजमगढ़ के आसपास कहीं हो रही थी, पब्लिक रैली थी, और उसके कुछ ही घंटे बाद, यानी 1 या डेढ़ घंटे के बाद, गोरखपुर के मानबेला मैदान में उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली प्रस्तावित थी। उसके ठीक पहले आजमगढ़ में के आसपास की उस रैली में अखिलेश यादव ने इसी तरह बोलते बोलते कह दिया था कि हमें गुजरात के मुख्यमंत्री ने गुजरात से शेर भेजे, और हमने उसे सैफई के बाड़े में पिंजड़े में बंद कर दिया। और बमुश्किल 1 सवा घंटे बाद नरेंद्र मोदी गोरखपुर के मानबेला के मैदान में खड़े होते हैं, रैली में खड़े होते हैं, और पहला वाक्य बोलते हैं कि अखिलेश जी, शेर पालने के लिए तो 56 इंच का सीना चाहिए होता है। और उसके बाद से वो 56 इंच की धमक 2014 से लेकर अब 2024 के माने में हम खड़े हैं, तब हमने देखा। इससे ठीक पहले एक और घटना याद आती है, जब इसी तरह के कैपिटलाइज करते हैं नरेंद्र मोदी किस तरीके से कम व्यक्तिगत हमलों पर। और ये बात तो निश्चित तौर से कही जाएगी कि नरेंद्र मोदी अचानक परिवार शब्द नहीं, उन्होंने ये पूरा कैंपेन शुरू कर दिया कि मैं भी हूं मोदी परिवार। इसी साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वो नरेंद्र मोदी जो हमेशा मेरे देशवासियों, भाइयों, बहनों कहते थे, उन्होंने 15 अगस्त से शुरुआत किया मेरे परिवारजनों। और वहीं से उन्होंने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, फिर संसद में ऑन रही। और एक तरह से क्या ये समझा जाए कि लालू यादव जैसे सो कॉल्ड अनुभवी नेता, इतने सारे लोगों की मौजूदगी में, उस मंच पर सीताराम येचुरी थे, उस मंच पर राहुल गांधी थे, उस मंच पर अखिलेश यादव थे, उस मंच पर तेजस्वी यादव थे, उन सबके सामने कहने पर मजबूर कर दिया। और मोदी ट्रैप में एक बार फिर फंस गए पूरा का पूरा विपक्ष, जहां से चुनाव कहीं और चला गया। 2024 का जो पहले ही कहीं और जा रहा था, वो कहीं और चला गया। गौरव। ये देखिए, यही एक मजे हुए राजनेता की या राजनीतिज्ञ की पहचान होती है। शतरंज में
ये ज़रूरी नहीं है कि राजा को मात कौन देता है, कितना बड़ा पैदा देता है। छोटे से छोटा पैदा भी राजा को मात दे सकता है। और ग्रैंड मास्टर उसे नहीं बोलते जो ताबड़तोड़ मार-काट करके शतरंज जीते, बल्कि कम से कम चाल में अपने प्रतिद्वंदी को इस तरह मोटिवेट करो कि वो गलत चाल चल दे। तो आपने सही बात बोली, मोदी जी ने पिछले साल 15 अगस्त को जब बोला था मेरे परिवारजनों, तो एक परिपाटी तैयार करने की कोशिश कर शुरू हो गई थी कि आगे जाके 2024 में परिवारवाद को उभारना है, लोगों को बताना है परिवारवाद क्या है। उसकी परिपाटी शुरू आपने कहाँ से करी? मेरे परिवारजनों। तो नेचुरल है वो इवेंट, उसके बाद परिवारवाद की व्याख्या संसद में। तो लालू हो, राहुल हो, चाहे और इस तरह डीएमके हो, स्टालिन हो, राजा फैमिली हो, उद्धव ठाकरे हो, ये सब परिवारवाद में आते हैं। क्योंकि मैंने शायद आप ही के शो में समझाया था कि भाजपा को छोड़ के जो भी और पार्टियां हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। उनमें से शीर्ष को हटा दीजिए तो पॉलिटिकल पार्टी का वजूद खत्म। अगर आप ममता बनर्जी को हटा दीजिए तो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नहीं है। अगर आप लालू की पार्टी से लालू के परिवार को हटा दीजिए तो लालू की पार्टी नहीं है। उसी प्रकार कांग्रेस से अगर आप राहुल गांधी और 10 जनपद को हटा दीजिए, कांग्रेस नहीं है। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां का अध्यक्ष पोस्टर लगाने वाला युवा भी हो सकता है, जहां का अध्यक्ष एक डॉक्टर भी हो सकता है, जहां का अध्यक्ष एक मजा हुआ राजनीतिक भी हो सकता है। और सबसे कमाल की बात अगर आपने ध्यान दी हो, मोदी जी आज तक भाजपा के प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। सब रहे, राजनाथ सिंह रहे, नितिन गडकरी रहे, जेपी नड्डा रहे और मुरली मनोहर जोशी जी भी रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी आज तक भाजपा के प्रेसिडेंट नहीं है। तो भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसको हम बोल सकते हैं संपूर्ण रूप से कि लोकतांत्रिक पार्टी है जहां पर परिवारवाद नहीं है। और ये देश 2014 के चुनाव का मूल बिंदु क्या था? मूल बिंदु कांग्रेस की त्रुटिकरण की राजनीति थी, कांग्रेस के स्कैम्स थे, कांग्रेस का परिवारवाद था। और उसको ही अब देखिए, कभी भी भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में जो नियम थे युद्ध के, उन नियमों के आधार पे युद्ध कोई नहीं जीत सकता था, क्योंकि सबको किसी न किसी का वरदान प्राप्त था। तो उन्हीं के वरदानों को हिस्सा बना के उन्हीं के विपक्ष के द्वारा नियम तोड़वाने का कार्य जो करा वो भगवान कृष्ण ने करा, और तभी युद्ध जीत पाए। आप कोई भी योद्धा उठा लीजिए महाभारत का, अगर नियम नहीं टूटे होते तो उनका वध संभव नहीं था। यहां पर भी आपने क्या, नियम कौन तोड़ रहा है? नियम विपक्ष तोड़वा रहा है। लालू को या राहुल गांधी को तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, मैं सही बताऊं, उसको मैं लड़का बोलना भी उचित नहीं लगता, उसको अपनी यूपी की भाषा में लौंडा बोलना ज्यादा सही रहता है। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब उसकी समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूं तो क्या बोलूं। हम लोग भी कई बार पत्रकारिता में हम लोग जी शब्द इस्तेमाल नहीं करते, जैसे नरेंद्र मोदी जी या इत्यादि इत्यादि, मोदी बोलते हैं। लेकिन मैं सही बताऊं, जब भी मैं मोदी बोलता हूं मुझे अंदर से कुछ लगता है कि मैंने जी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उस व्यक्ति ने वो चीज अर्न करी है। लालू ने नहीं। लालू को जी लगाने का मतलब है गालियां देना, उसको लालू ही बोलेंगे, राहुल को राहुल ही बोलेंगे। लेकिन बहुत सूक्ष्म चीज है समझने के लिए कि आप जब मोदी बोलते हैं तो आपको अंदर से कुछ काटता है और कहता है कि नहीं, आपको जी लगाना चाहिए। मुझे नहीं पता
मैं तो पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता पत्रकार लोग इस चीज़ को कैसे सहन करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने राष्ट्र के लिए इतना कुछ करा है, उसके यहाँ जी लगाना तो बनता है। तो 2024 का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो सेट हो चुका है। चाय वाले से हम निकले चौकीदार, चौकीदार से हम निकले परिवार। और ये जो परिवार है ये गैल्वेनाइज़ करेगा, सबको इकट्ठा करेगा, ये पोलराइज़ करेगा। क्योंकि या तो अब देखो कितना अच्छा है, 2 ही ऑप्शन है, या तो आप परिवार के सदस्य हो या परिवार के बाहर के हो। बीच का कोई एम्बिग्यूइटी नहीं है। और महाभारत बिल में भी था, या तो आप धर्म युद्ध में हो या अधर्म के साथ हो। बीच कुछ नहीं था, बीच में कोई नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है। गौरव जी, जिस तरीके से वन टू वन, जैसे चाहे वो कोई देश की समस्या हो, चाहे नागरिकों की समस्या हो, चाहे विदेश की कोई समस्या हो, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का कोई मामला हो, नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से भी आंख से आंख मिला के अपनी राजनीति करते हैं। वैश्विक राजनीति की जब बात आती है और जब देशी राजनीति की बात आती है, तो ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने मरते हुए कम्युनिकेशन सिस्टम रेडियो को जिंदा कर दिया और अपने करोड़ों करोड़ों वोटर, जो अंतिम वोटर है, उससे वन टू वन कनेक्ट हो गए। और शायद यही वजह है कि इन पिछले 24-26 घंटों में जब से एक ये नया परिवारवाद जो लालू जी के श्रीमुख से, आप देखिए ना, मैंने लालू जी व्यंग में लगाया, मुझे पता है कि दर्शक नीचे कमेंट में मुझे तमाम गालियां देंगे। और आपने बहुत सही बात की कि नरेंद्र मोदी ने वो सम्मान अर्न किया है जिसको वो ओन करते हैं और सारे लोग उससे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, मैं अब ये चाहूंगा कि विपक्ष के पास क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर पर्सनल हमले के अलावा इस देश में कोई और समस्या नहीं है बात करने के लिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाने के लिए? और क्या नरेंद्र मोदी की ये अप्रतिम सफलता नहीं कही जाएगी गौरव जी कि उन्होंने कोई मुद्दा दिया ही नहीं सिवाय गाली अपने आप को खिलवाने के? देखिए, जब कोई इंसान किसी पे व्यक्तिगत हमला करता है, तो इसका एक चीज़ तो है कि उस इंसान के कार्य क्षेत्र में आपको कोई कमी नहीं लगती जहाँ पर आप प्रश्न उठाएँ। तभी आप व्यक्तिगत हमले पे आते हैं। राजनीति में व्यक्तिगत हमला सबसे बुरी चीज़ होती है, और ख़ास तौर से जब आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। मेरे पीछे एक फ़ोटो लगी है जिसमें ये लाइट हाउस है और बहुत सी लहरें उठ रही हैं। लेकिन लाइट हाउस को रोशनी देने से नहीं रोक पाएँगी। ये लहरें क्षण भर की होती हैं। एक क्षण में ये लहरें खत्म हो जाएँगी, लेकिन ये लाइट हाउस वहीं का वहीं खड़ा रहेगा और वही रोशनी दिखाता रहेगा। नरेंद्र मोदी के जो कार्य हैं, जिस तरह से उन्होंने भारत में काम करा है, एक बार मेरी किसी व्यक्ति से बहस हो गई कि नरेंद्र मोदी ने केवल मंदिर बनवाए और कोई डेवलपमेंट नहीं करा। तो मैंने बस एक चीज़ उनसे पूछी थी, डेवलपमेंट की डेफ़िनिशन क्या है? किस मा भार बात में आप डेवलपमेंट को परिभाषित करेंगे? शिक्षा को डेवलपमेंट बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन को डेवलपमेंट बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट बोलेंगे, पहले आप डिफाइन कर लो। फिर हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट क्या हुआ, और लास्ट में हम जाके बात करेंगे मंदिर और मंदिरों की जो जीर्ण-उद्धार हुआ है, उससे समाज में क्या फ़ायदा है? अभी मैं बहुत साल से ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डेटा आते रहते हैं। आज या कल योगी जी ने भी बोला कि यूपी की जनसंख्या से ज़्यादा यूपी में टूरिस्ट आए। अब जब यही पिछड़ा यूपी, जो गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, अगर यूपी की जनसंख्या 23 करोड़ है, तो यानी 46 करोड़ टूरिस्ट आए। ये टूरिस्ट कहीं रहे होंगे, किसी वाहन में चले होंगे, कहीं पर खाना खाया होगा, कुछ परिवार के लिए खरीदा होगा, कुछ मंदिरों में गए होंगे। ये सारा सामान कौन बेचता है? एलियन बेचते हैं क्या? तो मोदी जी ने जो कार्य करे हैं वो संपूर्ण क्षेत्र के लिए 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात करी है। और अगर आप कोई भी हिस्सा उठा के देख लीजिए,
वहाँ पर कार्य हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कार्य पूरा हो गया होगा, लेकिन कार्य हुआ है। जिन चीज़ों को हम दशकों से छोड़े बैठे थे, वो कार्य हुए हैं। तो अभी मैं पिछले हफ्ते मेरठ गया था। 1 घंटे में पहुँच गया, 45 मिनट में। पहले अगर आप जाते थे आज से 7-8 साल पहले, तो आपको वही ढाई 3 घंटे लगते थे, 2-3 बॉटलनेक पड़ते थे, जहाँ जाम होता था घंटों का। अब हम 45 मिनट में क्या इसको हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे? या जो कॉलेजेस खुलते हैं, यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं, उनको हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे? जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनको हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे? जो आप यूपीआई यूज़ करते हैं आज, घर बैठे किसी को भी पेमेंट कर दो, किसी से पेमेंट ले लो, क्या इसको हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे? तो डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है? अगर डेवलपमेंट की परिभाषा केवल ये है कि कुछ चुने हुए लोगों का परिवार बढ़े, तो मैं मानता हूँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन बिल्कुल, जी, जी, जब 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 140 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है किसी न किसी रूप में, तभी तो वो परिवार है भाई। तभी तो आज लोगों को कान पकड़ के थोड़ी ना बोलना पड़ रहा है कि लिखो परिवार। लोग खुद स्वेच्छा से अपनी डीपी चेंज कर रहे हैं, अपना नाम चेंज कर रहे हैं मोदी का परिवार। तो ये कैसे बिल्कुल ठीक बनता है? बात है। बिल्कुल ठीक बात है गौरव जी, और ये सिर्फ़ सोशल मीडिया की बात नहीं है। आप जानते हैं कि मैं जब ज़मीन की खबरें नापता हूँ, ज़मीन पर टेम्परेचर लगाता हूँ, यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हुए, मैं सच बताऊँ, एक बड़े सीनियर समाजवादी लीडर, मेरी कल शाम को उनसे बात हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि और आपके यहाँ क्या किस तरह से तैयारी चल रही है, क्या माहौल है? बोले साहब क्या माहौल क्या है, थोड़ा बहुत पैया-पैया चलने की कोशिश कर रहे थे कि चलो हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, और तब तक ये लालू जी ने उल्टी कर दी, कोट अनकोट। लालू जी ने उल्टी कर दी। अच्छा, अब इसका आप चैन रिएक्शन देखिए, उससे पहले जमीन कैसी बन रही है। हम जब ये बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग कल से ये कह रहे हैं कि साहब अब इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना देंगे, अब तो नरेंद्र मोदी जी भावनाओं से खेलने के आदी हैं। और अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर इतनी गूढ़ जानकारी रखते हो, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, तो इस तरह की उल्टियाँ करते क्यों हो? पहले तो ये सवाल आता है। अच्छा, उसी बीच में अगर आप देखिए तो नरेंद्र मोदी के काम के हवाले से ही साउथ इंडिया की 125 सीटों का सर्वे आया, बड़ा एथेंटिक सर्वे आया। मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, दर्शक जानते हैं, आप भी जानते हैं। तमिलनाडु में जिस तरीके का परिवर्तन साफ-साफ दिखाई दे रहा है, यहां तक कि केरल में, मैं वोट परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, हम सीट वाइज प्रोडिक्शन भी नहीं करते, नंबर भी नहीं करते, महत्वपूर्ण वोट शेयर है हम जैसे राजनीतिक विश्लेषकों के लिए, लेकिन केरल में बाकायदे 2 सीटों का अनुमान दिया जा रहा है। तमिलनाडु में शुरुआती अनुमान 5 सीटों का दिया जा रहा है। पंजाब जहां को लेके इतनी नकारात्मकता खड़ी की गई, वहां के 13 सीटों में 7 सीटों का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अनुमान आ रहा है। तो ये वो धरातल है जहां लालू प्रसाद यादव की उल्टी तब तक नहीं हुई थी। क्या लालू प्रसाद यादव जो अपने बिल्कुल, जैसा होता है ना कि एक बुढ़ा ऐसा होता है कि जो कब आए बाएं साएं बोल जाए कहां से। सवाल वो नहीं है, हम्म, सवाल वो नहीं है लालू ने क्या बोला और कैसे बोला। सवाल ये है समझने वाली कि पिछले 60-70 साल से इस देश की राजनीति केवल जात बिरादरी के ऊपर है। लालू की पूरी जिंदगी जात पे रही है। मुलायम सिंह की पूरी राजनीति जात पे रही है। उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति मराठी पे रही है। और डीएमके स्टालिन की पूरी राजनीति नॉन तमिल और एंटी हिंदी पे रही है। तो इन लोगों की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति 70 साल से गरीबी हटाओ की रही है। आज भी वही है। अभी भी नहीं समझे। तो जब नई परिपाटी लिखी गई राजनीति की, जो राजनीति अब बदल चुकी है, ये वहीं के वहीं है क्योंकि इनका जन्म ही वहीं से हुआ था। उसके आगे इन्होंने सोचा ही नहीं। तो जब कोई व्यक्ति बाहर से आके और आपके परिवारवाद पे हिट करता है, तो लालू जैसे लोगों का यही स्टेटमेंट आएगा।
कि तेरा तो परिवार नहीं है, ठीक है ना? तो अब ला जब आपकी पूरी राजनीति जात बिरादरी में रही, आपकी पूरी राजनीति हिंदू-मुसलमान, भारत में अगर आप देख लीजिए मोदी जी से पहले, तो पूरी राजनीति क्या थी? जात पे थी या हिंदू-मुसलमान पे थी और तीसरा गरीबी हटाओ था। इसके अलावा तो कुछ नहीं था। तो जब डेवलपमेंट आ गया, जब लोगों ने सड़कें बनी, घर बनले, यूपीआई हुआ, बैंक आसान हुआ, फसलों का बीमा हुआ, अ, आयुष्मान कार्ड बने और 200-250 स्कीमें हैं जिसका नाम भी याद नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, घर-घर चूल्हा पहुँचा, शौचालय पहुँचा, छत मिली। तो लोग जात से और रिलीजन से उठ के बाहर निकलना शुरू कर दिया। और ये चीज़ ये एक बहुत बड़ा किला भेदने वाली बात है जो मोदी जी ने जिसको भेदने में 10 साल लग गए थे मोदी जी को। और आज आप देखिए आप तो लालू का जो स्टेटमेंट है, मुझे तो ऐसा लगता है उस स्टेटमेंट के बाद तेजस्वी यादव, राहुल गांधी दोनों लालू को एक कमरे में ले गए होंगे और वहाँ पर दे दबादब धुलाई हुई होगी कि हम तो एक पिच तैयार कर रहे हैं और तूने सारे उस पे गुड़ गोबर कर दिया। क्योंकि लालू महान इसलिए नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े नेता हैं। लालू महान इसलिए है क्योंकि उन्होंने जात को लड़वा के चुनाव जीता है। बिल्कुल ठीक बात है। और उस नरेंद्र मोदी के सामने वो उसी घिसी-पिटी नकारात्मक जाति आधारित क्षेत्र और आधारित जी। लालू के क्षेत्र की अगर बात करें बिहार की, तो जिस दिन ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको गारंटी के रूप में लिख लीजिए, ये मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी नहीं, मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ। जिस दिन बिहार ने जात पे वोट देना छोड़ दिया, उस दिन बिहार से अच्छा राज्य, संपन्न राज्य कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि यूपी और बिहार के अलावा, क्योंकि जितना टैलेंट बिहार में है ना, उतना टैलेंट भारत के किसी राज्य में नहीं है। ये सही बता रहा बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, पढ़ने बिल्कुल। में पढ़ने में अव्वल, मैथ हुँ, साइंस में महारथी, मतलब मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट बिहार मीडियम में पढ़े, हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन महारथी होते हैं। सिविल सर्विसेज़ देख लीजिए। कोई भी वर्ग उठा के देख लीजिए कार्य क्षेत्र का, बिहारियों ने हमेशा झंडे गाड़े हैं। लेकिन जिस दिन बिहार ने जात की राजनीति पे वोट देना बंद कर दिया, उस दिन बिहार पहचानना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व पर पारिवारिक हमले और इतना विवश, मैं तो उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ जो उन्होंने उनके निजी जीवन, उनकी पत्नी जी के बारे में, उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में कहा, वो बड़ा घृणित है, बहुत घृणित है। और संभवतः मुझे लगता है कि करोड़ों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तमाम उस भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स जो हैं, मैं ये कह रहा हूँ करोड़ों भारतीय जनमानस ने बुरा माना है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो सारे के सारे जो बीजेपी को वोट करने वाले हैं, उन्होंने बुरा माना है, दिल उनका मैं दुखा है, ये महसूस किया जा रहा है। जी। मैं नाम नहीं ले सकता किसी का, ना मैं मेरी आदत है नाम लेने की, पर ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ लोग मैंने मिले हैं मेरे जीवन में, राजनीति के क्षेत्र में, जो बाहर से तो जब टीवी के आगे बैठते हैं या पब्लिक रैली में होते हैं तो बहुत बड़े साधु होते हैं। शब्दों का बहुत चुन के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ ही पर्दा गिरता है, तो वो जो फर्राटेदार एमसीवीसी निकलती है और जो कटाक्ष मारे जाते हैं महिलाओं पे, औरों पे, मैं सही बता रहा हूँ, शर्म से आँखें झुक जाती हैं। ऐसे बहुत से नेता देखे मैंने। बिल्कुल। अच्छा गौरव जी, अब ये तो साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो विपक्ष के पास वैसे ही कुछ नहीं था नरेंद्र मोदी के सामने, और अब जिससे नरेंद्र मोदी का मतलब, एक मैं आपसे कहूँ तो एक बीच में अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी पता नहीं कहाँ से वो समझ में आ गई थी उनके बात, हालाँकि वो बाद में फिर डिरेल हुए, लेकिन उनको भी समझ में आया कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति पर निजी हमला, हालाँकि ये भारतीय लोकतंत्र की एक नया रूप देखा जा रहा है, जहाँ की दलीय व्यवस्था, दलों में निष्ठा, वैचारिक निष्ठा हुआ करती है, लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी जी के साथ तो लोकतंत्र को जीते हुए भी एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ
आइडेंटिटी क्रिएट हो चुकी है। जहां आप नरेंद्र मोदी को गाली देंगे तो फिर जनता आपको छोड़ेगी नहीं। और ये गलती विपक्ष बार-बार 2014 से अब तक दोहरा रहा है, सबसे ज्यादा। और जबकि नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि मैं जो सुबह उठ के रात भर और 24 घंटे में इतने गालियों की खुराक खाता हूं, मेरी असली ऊर्जा ये है। वो आदमी ने कहा है और उसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हो। आखिर विपक्ष कहां विवश हो जाता है बार बार कि वो सारा कुछ छोड़ के नरेंद्र मोदी पर पर्सनल हमले पे आ जाता है। आज भी 10 साल हो गए मोदी जी को सरकार में, मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बने हुए। आज भी मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग भारत में और ग्लोबली 76% है। दुनिया में ये एकमात्र ऐसा नेता है जो 10 साल की सत्ता में रहने के बाद भी अप्रूवल रेटिंग 70% से ऊपर है। 4 साल में लोगों की गिर के 20-25% हो जाती है। इनकी आज भी 76% से ऊपर है। और अगर इस डेटा को भी आप समझ नहीं सकते अपने अपने दिमाग में, अब वही बात आती है ना, लौट के अवनीश भाई, लौट फिर के ये बात वही आती है कि जिसने अपना पूरा जीवन जात बिरादरी पे राजनीति करी हो, उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ उनका किला जब ढहते हुए दिख रहा है, तो आदमी में फ्रस्ट्रेशन हो गई कि मैं तो इतना बड़ा नेता हूं। अब शरद पवार को देख लीजिए। आप सभी बोलते थे शरद पवार चाणक्य है, चाणक्य है, चाणक्य है। चाणक्य के नीचे से दरी कैसे खींच ली गई, चाणक्य को भी पता नहीं चला। और पूरी महाराष्ट्र की राजनीति मराठी मानुष से शिफ्ट होके मराठा पे आ गई। 6-7 साल पहले मैंने बोला था कि महाराष्ट्र का पूरा परिपाटी चेंज हो रही है। महाराष्ट्र पूर्ण रूप से मराठी मानुष, जो कि मुंबई बेस था, वहां से हटके पूरे प्रदेश को एक मराठा राजनीति के रूप में जा रही है। शरद पवार बहुत बड़े मराठा हैं, बहुत बड़े चाणक्य हैं। आजकल तो देवेंद्र फडणवीस को लोगों ने चाणक्य बना रखा है। खैर, पिक्चर में रोल रोल लोगों के बदलते रहते हैं, एक में विलन होते हैं तो एक में दूसरे में हीरो। पूरी बदलती नहीं बदलती, मराठी से मराठा हो गया नहीं हो गया। ठीक बात, बिल्कुल और ये ठीक बात। सारे चाणक्य चिड़ियां चुगते रह गए, दाना चुगते रह गए। हम्म, ये कब फंसे किसी को पता ही नहीं है। तो बिल्कुल ठीक बात। देखो, राजनीति आज के, और यही गलती बहुत सारे नहीं बल्कि ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक भी यही करते हैं कि वो आज भी राजनीति को वही जात और रिलीजन के तराजू में, मजहब के तराजू में तोल के देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। हम्म, सच्ची बात, ग्राउंड पे इनमें से कोई नहीं जाता अवनीश भाई। कोई ग्राउंड पे नहीं जाता। ये सब एसी रूम में बैठ के 4 एपिसोड इधर-उधर के सुन के अपना आइडिया बनाते हैं। लेकिन ज़मीन बदल चुकी है। बिल्कुल ठीक ज़मीन कहा बदल आप। चुकी है। बिल्कुल। और आप जब कह रहे हैं साहब कि जमीन बदल चुकी है, तो मैं वही 3-4 जमीनों, जैसा होता ना कि 1-2 चावल, चलिए 1-2 चावल से 3-4 चावल उठा लेते हैं। पंजाब का जो ये नया सर्वे आया है, यहाँ 13 से 7 सीट है। बंगाल में का जो सर्वे आपके सामने दिखाई दे रहा है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो टीवी चैनलों पर जो सर्वे आए हैं, हम लोगों के पास भी अपने सोर्सेज हैं। जो बदलाव बंगाल में देखा जा रहा है, साउथ में जो बदलाव देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? अब 2024 का चुनाव उस जमीन से, उस नारे से, जहां नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं से, यानी अपनी कार्य मैं समिति की बैठक में, हाउस में 370 मान चुके हैं और एनडीए के लिए 400 पार कह चुके हैं। अब गौरव प्रधान जी, जो इतना विराट अनुभव रखते हैं जमीनी पॉलिटिक्स का, समाज का और बाकी सारे ताने बाने का, कहां जा रहा है? कहां रुकेगा ये अंक गणित? एक बहुत युवा विश्लेषज्ञ हैं राजनीति के। वो राजनीतिक सीटों का प्रेडिक्शन करते हैं। तो एक दिन बड़ा उछल-उछल के उन्होंने अपने ट्वीट मारे कि तमिलनाडु की राजनीति बदल रही है, इतनी सीटें आने की संभावना है और यहाँ की राजनीति, वहाँ की राजनीति बदल रही है।
मैंने पलट के उसको वो मेरे को व्हाट्सएप भेजता है। मैं कहता हूँ, "एक बात बता, इसमें से कितनी चीज़ें तूने मेरे टेलीग्राम से टिपी?" मैंने कहा, "अगर मेरी टेलीग्राम पढ़ लो ढंग से और समझ लो, तो इतना।" तो उसका जवाब आया, "सर, पब्लिक को दिखाने के लिए वीडियो तो चाहिए ना, लोकल, इसलिए जाना पड़ता है।" तो देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन भारत में मैं भी बहुत घूमता हूँ, ठीक है? भारत के विभिन्न हिस्सों में मैं बहुत ब 10% जगह बता के जाता हूँ, 90% जगह बिना बताए चला जाता हूँ। आज भी मैं अपने घर पे नहीं बैठा हूँ, मैं कहीं और बैठा हुआ हूँ, किसी किसी और राज्य में, किसी और शहर में। तो हम भी स्टडी करते हैं, लेकिन अवनीश भाई क्या है कि आपका और मेरा जो विचार है या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो टीआरपी के लिए नहीं होती है, फ़र्क है। हमें ना अपने फॉलोअर बढ़ाने हैं, ना हमें कोई न्यूज़ चैनल में चलाना है, हमारी टीआर और इसीलिए हम ज़्यादा सटीक होते हैं। आपका प्रश्न गाड़ी कहाँ रुकेगी? ये गाड़ी अभी रुकने वाली नहीं है। अगर 380 भी पार हो जाएँ तो भी अचंभा नहीं होगा। लेकिन 370 ज़रूरी क्यों है, ये मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ, क्योंकि 370 शब्द बेशक आर्टिकल 370 से आया हो, जम्मू-कश्मीर में जो हटाया गया। लेकिन 370 का अर्थ है टू थर्ड मेजॉरिटी। टू थर्ड मेजॉरिटी और राज्यसभा में मेजॉरिटी आ चुकी है। संवैधानिक संशोधन करना आसान है, जिसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो ये युद्ध 2/3 बहुमत का है। आने वाले समय में जो आपके और मेरे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं और बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशंस हैं, जो कांग्रेस ने घुसा दिए थे एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए, उन सबको हटाने का कार्य 2024 के चुनाव के बाद होगा। और 2/3 बहुमत जब आएगा, तो ये सारी चीजें हटेंगी और चुनाव जो सरकार है वो बहुत मजबूत आएगी। लेकिन एनडीए की नहीं, इकलौती भाजपा की 370 पार होनी है। क्योंकि अगर एनडीए की होगी तो आप ब्लैकमेल में आ जाओगे। इसीलिए ये बड़ा ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप एनडीए के 370 की बात कर रहे हो, हम्म। तो आपको कोई ना कोई पार्टी का मेंबर आपको ब्लैकमेल करेगा बैक स्टेप करने के लिए। इसलिए भाजपा का इकलौता 370 आना महत्वपूर्ण है। एनडीए के उसके बाद आए, अच्छी बात है, लेकिन पार्टी अलोन केवल भाजपा का 370 आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल गौरव जी, और इस तो जमीन मेरा से जहां जो ये मेरा आकलन है जो मेरा आकलन है, हम्म, मेरा 5 साल से आकलन 325 का था। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ, चुनाव के वक़्त बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। 10-20% सीटों का स्विंग बड़ा आसानी से हो भी जाता है और हम्म, मोदी के में ये संभव भी है। तो मेरा आकलन ये है कि 375, 380 के आस-पास आनी चाहिए। ऐसा मेरी अकेले सोच। भारतीय जनता अकेले अकेले। भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल ठीक बात है। और शायद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में नरेंद्र मोदी वो पहले राजनेता होंगे जो प्रधानमंत्री रहते हुए बीच सदन में कहते हैं कि हमको 370 सीटें लेके आ रहे हैं और एनडीए हमारी जाएगी, हमारा गठबंधन जाएगा 400 प्लस। तो ये कॉन्फिडेंस आखिर उनको, मुझे लगता है कि अब जो मैं भी हूँ मोदी परिवार, ये जो पूरा एक भाव खड़ा हुआ है, संभवतः प्रधानमंत्री इसके शिल्पी हैं। और कोई अगर ये कहे कि अचानक लालू का परिवार बोला और नरेंद्र मोदी ने उसको लपक लिया, तो अरे साहब, ये नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले से ही कर दिया, बल्कि लालू यादव उस ट्रैप पे फंस गए, क्या कहें? ये बिल्कुल सही बात है। लोगों को लगता है कि मोदी जी ने लालू की फेंकी हुई चीज को पकड़ लिया और उस पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बोला कि जो मकड़ी का जाल है वो तो पहले ही बुन दिया गया था, लालू तो बाद में फंसे हैं उसमें। जब 15 अगस्त को मोदी जी ने बोला था मेरे परिवारजनों, तो नींव उसी दिन रख दी गई थी, क्योंकि उनको पता था इन सबको घसीटना है तो परिवारवाद में घसीटना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि चेस में ग्रैंड मास्टर वो होता है जो इस तरह से खेल को खेले कि सामने वाला
कंफ्यूज होके गलती करे और उसके बाद आप उसे सीधा सीधा चेकमेट दे दो। तो वही लालू ने बिल्कुल। करा है, लालू फंस गए बुरी तरह से। अब आप बताइए, ऐसे लोगों को राजनीति का चाणक्य बोला जाता था, चाहे लालू हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे आपके और जो जितने लोगों का तो कोई वो नहीं, लोगों ने तो देवेंद्र फडणवीस को चाणक्य बोल दिया और उद्धव ठाकरे को भी किसी टाइम चाणक्य बोल दिया। तो जिनको चाणक्य का ज्ञान नहीं है वही ऐसे चाणक्य चाणक्य सबको, जिन्होंने हेडलाइन पढ़ी है ना चाणक्य, वही ऐसा बोल सकते हैं, जिन्होंने चाणक्य पढ़ा हो वो नहीं बोलेगा कभी। बिल्कुल ठीक बात है और ये बात समझ में आती है। और यहाँ से वो 2024 का चुनाव जहां और सीधे सीधे विपक्ष एक तरह से कहें मुद्दा विहीन हो चुका है। और अगर आप नरेंद्र मोदी जैसे राजनीतिक व्यक्ति और जो परफॉर्म करके दिखाता है, जो अपने करने का धनी है, कहता बाद में है, उसके सामने अगर इस तरह की सस्ती राजनीति खेलेंगे तो आप नरेंद्र मोदी जी के पिच पर खेल रहे हैं, उनके काम के पिच पर खोल रहे हैं। फिर आपको भारतीय मतदाता बिना दाम के जिस तरीके से 2014 से रख रहा है उसी तरह रखेगा। जी गौरव जी, आप कुछ कंक्लूड कर रहे हैं। जी। मैं ये बोल रहा था, जो लोग जमीन पे खेलते हैं ना, उनको उनसे ज्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए। बड़ी सीधी सी बात बताऊं शुद्ध शब्दों में, क्योंकि भारत का वोटर और भारत की जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो अभी भी अमेरिका जैसी नहीं है। जो जमीन का, अवनीश भाई, 2014 26 मई 2014 रात को 11:05 का एक मेरा ट्वीट था और वो मैंने ट्वीट लिखा था कि अगला 10 साल जो मोदी जी का फोकस होगा, और मैं 10 साल बोल रहा हूं, मैं 5 साल नहीं बोल रहा था, अगले 10 साल जो मोदी जी का फोकस होगा वो फार्मर और फौजी होगा, किसान और फौजी होगा। आज 10 साल पूरे हो रहे हैं, क्या आपको किसान और फौजी के अलावा कोई फोकस दिखा? मूल फोकस जो है वो किसान और फौजी तो रहा है। फौज को मजबूत करा है, होम प्रोडक्शन करी है और किसान को उसका वैल्यू दिया है। तो जो ये एमएसपी वगैरह पे भी लड़ते हैं, इन ये जरा डेटा कंपेयर करें कांग्रेस टाइम की एमएसपी और आज की एमएसपी में, तो कई कई जगह तो 150% का बढ़ाया है, पैसे बढ़ाए हैं। तो देखिए मोदी, फिर वही बोलता हूं, किसी की व्यक्ति के बारे में अगर जानना हो तो उसका फंडामेंटल्स को चेक करना चाहिए, उसके चरित्र को चेक करना चाहिए। जब तक आप किसी के चरित्र को चेक नहीं करोगे तब तक आप व्यक्ति के बारे में नहीं समझ सकते। 40 साल राजनीति में आने से पहले मोदी ने गांव-गांव, प्रदेश-प्रदेश पैरों पे इस देश को नापा है। ये हवाई जहाज़ों में बैठ के और प्राइवेट जेट में, स्पॉन्सर्ड जेट में बैठ के एक शहर से दूसरे शहर नहीं गए। बसों में लद के गए, ट्रेन में लद के गए, प्लेटफ़ॉर्म पे सोए, ट्रेन में सोए। अब ठीक है, कुछ लोग सोने की नौटंकी का फ़ोटो उठाते हैं, मोदी ने फ़ोटो नहीं उठाया। लेकिन जो व्यक्ति ग्राउंड पे चलता है ना, उससे बहस नहीं करनी चाहिए और उससे बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो नस-नस जानता है गाँव की, आपको कहाँ पकड़ के मारेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और बिल्कुल ठीक बात। मैं हमेशा ये चीज़ लोगों को सिखाता हूँ, जी। अपने अपने लिए किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर कोई चीज़ जाननी हो, तो उसकी फंडामेंटल्स पे जाना चाहिए, ये नहीं कि सोशल मीडिया में उसके बारे में क्या लिखा गया, क्या नहीं लिखा गया। ठीक बात। बिल्कुल ठीक बात। और जमीनी नरेंद्र मोदी के सामने हवाई सपने बुनता भारत का विपक्ष एक बार फिर 2024 के चुनाव के ठीक पहले अभिशप्तता की अपनी उसी परंपरा को कायम रख रहा है और रखते हुए दिखाई दे रहा है, जो उसके पल्ले 2014 से लगातार पड़ रहा है, जो 2019 में और ज्यादा तेज हुआ और अब 2024 में वो कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि अब तो बात नरेंद्र मोदी के परिवार पर आ गई है और उस परिवार पर आ गई है जिस परिवार की संख्या 140 करोड़ है। तो एक चीज़ 140 करोड़ देखो में आप, जनता है। जी। ये जी। ये एक चीज़ देखो आप, बड़ी इंटरेस्टिंग है। चाय वाला, चौकीदार हम्म। और आज परिवार। हम्म।
आपने जब जब मोदी के स्वाभिमान पे ठेस मारी है ना, वो व्यक्ति 56 इंच का बन के निकला है। बहुत बड़ा लेसन है, किसी के स्वाभिमान से मत खेलो। ठीक बात, आप ठीक बात। स्वाभिमान से, मेरा फर्ज है मैं आपके स्वाभिमान से ना खेलूं, आपका फर्ज है मेरे स्वाभिमान से ना खेलो, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैं कितनी गहराई में हूं और मुझे नहीं पता आप कितनी गहराई में हो। क्योंकि हम सबके जीवन में कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो किसी को नहीं पता होता है कि कौन कितना गहरा है। लेकिन तीनों बिल्कुल, एपिसोड में अगर आप देखिए, चाय वाला से लेके परिवार तक स्वाभिमान पे ठेस है। और बिल्कुल जब ठीक बात। आपके पास मुद्दे नहीं रह जाते, तो आप यही करते युद्ध हैं। के मुद्दे नहीं रह जाते, तो आप स्वाभिमान पे ठेस मारते हो। बिल्कुल ठीक और बात है और ये ये समझ में आती है। और यही कार्य सबसे गलत करा था अर्जुन ने, जब उसने कर्ण के स्वाभिमान को ठेस मारी थी। भगवान बिल्कुल, कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन कुछ थे ही नहीं। तो स्वाभिमान के, पूरी महाभारत स्वाभिमान के ठेस पे लड़ गई। भाई अगर दुर्योधन वो स्विमिंग पूल में नहीं गिरते, जो आज के टाइम में तो उसे स्विमिंग पूल ही बोलेंगे, इंडोर स्विमिंग पूल, अगर दुर्योधन उस पूल में नहीं गिरते और द्रौपदी का कटाक्ष नहीं होता, तो महाभारत नहीं होती। तो सब सीखने वाली बात यहां से, जो सीख के आप लोग जो देख रहे हैं उनको मैं बोलता हूं, कभी भी जीवन में किसी के स्वाभिमान पे ठेस मत करना, क्योंकि व्यक्ति कोई कमजोर नहीं होता, परिस्थितियां कमजोर होती हैं। बिल्कुल गौरव जी, आपने जो इसको कंक्लूड किया है जिस तरीके से, अब मेरे पास सिर्फ अपनी वो इंट्रो में बोली गई लाइन जो मैं बार बार कहता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा बार लिखा है। कभी जनसत्ता अखबार ने इसको हमारे फेसबुक पोस्ट से उठा के अपना हेडिंग भी बना दिया था। वो एपिसोड भी है जब मैंने बाकायदे जो है प्रतिरोध दर्ज कराया था कि ये मेरी फेसबुक पोस्ट की लाइन है, कि जहां वही कोट में जो मैंने शुरू किया कि आप उसके आत्मसम्मान से खेलने का प्रयास कर रहे हैं जिसके परिवार की संख्या 1,40,00,000 है, और जो उस आदमी ने पिछले लगभग 1.5 पौने 2 दशकों से आपके द्वारा किए गए अपमान को झेला है, और न सिर्फ झेला है बल्कि उसको कैपिटलाइज करके गजब तरीके से बाउंस बैक किया है। तो 1,40,00,000 नहीं, 140 करोड़। हाँ, सॉरी सॉरी, 140 करोड़ है। आपने करेक्शन किया। दर्शक हमें माफ करेंगे, कई बार में बोलने पर इस तरह की चीजें हो जाती हैं। क्षमा कीजिएगा दर्शकों। धन्यवाद गौरव जी, आपने इसको सही किया। तो मैं, अब मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं बचता है। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो प्रचंड विरोध की सुनामी लहरों के ऊपर तैरते हुए राजहंस है। आप जितना ऊंचा विरोध की सुनामियां उठाएंगे, नरेंद्र मोदी का कद और ऊपर होगा। जी गौरव जी, कंक्लूड ये करें। मेरे पीछे वाली पिक्चर याद रखना। ये उसी बात को चरितार्थ करते हुए तस्वीर है, जो आपके इस समय बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है। बिल्कुल गौरव जी, इस विषय पर बहुत शॉर्ट नोटिस पे अपनी व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में से भी आपने प्रारब्ध के लिए समय निकाला। ये प्रारब्ध का आप पर हक है और हमारे दर्शकों का आप पर हक है। मुझे ये लगा था कि जब से ये प्रकरण छिड़ा है, आपसे बेहतर आवाज प्रारब्ध के इस मंच पर नहीं हो सकती जिससे मैं ये चर्चा करूं। तो दर्शकों, आप अब बंधु बताएंगे। बंधु आप तो इतनी महान आत्मा हैं कि रात को 12 बजे मैसेज करके बोलते हैं कि अभी आ जाओ, अभी रात को 12 बजे रिकॉर्ड करेंगे। मालिक, रात को 12 बजे रिकॉर्ड नहीं करता मैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दर्शकों, इसी के साथ ये कमेंट में जरूर बताइएगा आज की चर्चा कैसी रही, और एक बार और गौरव जी को बांध लिया जाए दर्शकों, तो आगे के विषय भी जरूर बता दीजिएगा कि गौरव जी के साथ आगे किस विषय पे आप चर्चा प्रारब्ध के इस मंच पर सुनना पसंद करेंगे। गौरव जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रारब्ध की तरफ से, मेरी तरफ से। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और गौरव जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम। जय